लोग जो है पेड़ पौधे काट काट करके सफाई करते थे, वहाँ पे खेती का कार्य। अच्छी तरीके से आप लोगों को बताती हूँ कि बुक का वहाँ पे बहुत ही कम आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो है हिस्ट्री सेशन में वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम लोग ये देखते हैं कि वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, देखिए यह जो है वैदिक काल आपके किससे संबंधित है, तो यह ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री के सेशन में देखे थे प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, उसके बाद ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में जो है हम लोगों ने क्या देखे थे कि ऐतिहासिक काल से संबंधित जो स्रोत मिले हैं वह कहाँ कहाँ से मिले हैं, इसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि वैदिक काल जो है, वैदिक काल का प्रारंभ या इसका कार्यकाल क्या है, उसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से एनालिसिस करेंगे और समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे भी। तो देखिए वैदिक काल जो है, वैदिक काल का कार्यकाल जो है वह 1500 BC से लेकर के आपकी 600 BC तक क्या किया जाता है, माना जाता है। और 1500 BC से लेकर के आपके 600 BC जो है, इसको दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक आपका पूर्व वैदिक काल, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी काल में जो है ऋग्वेदों का क्या किया गया था, संकलन किया गया था। और उत्तर वैदिक काल में जो है ऋग्वेद के अलावा और जितने भी तीन जो है उधर बच जाते हैं आपके वेद, उसकी क्या की गई थी, संकलन की गई थी। तो 1500 से लेकर के 1000 BC तक इसको हम लोग पूर्व वैदिक काल में रखते हैं, और 1000 BC से लेकर के 600 BC तक उसको हम लोग जो है उत्तर वैदिक काल में रखते हैं। ओके, और यह माना जाता है कि वैदिक काल या वैदिक सभ्यता की जो स्थापना हमारे भारत में हुई थी, यह भारतीयों ने नहीं किया था बल्कि आर्यों ने किया था। किसने किया था? आर्यों ने किया था। और ये आर्य जो है, जो आए थे, तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मान्यता रही है कि कोई कहते हैं कि मध्य एशिया से आए थे, कोई कहते हैं कि यूरोप से आए थे, कोई कहते हैं रसिया वाले पार्ट जो है यूरेशिया वाला पार्ट से, यूराल पर्वत के आसपास से आए थे। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मान्यता है, लेकिन यह मान्यता उनमें से जो एक मान्यता, जो मध्य एशिया वाली मान्यता है, वह ज़्यादा जो है प्रभावित हुए और इसी को जो है ज़्यादा मान्यता मिली। तो मैक्स मूलर के अनुसार, इतिहासकार मैक्स मूलर, इसके अनुसार जो है आर्य जो आए थे वह कहाँ से आए थे, वह मध्य एशिया से आए थे। और यदि हम लोग वैदिक काल की या वैदिक सभ्यता की बात करें तो देखिए वैदिक सभ्यता जो थी, यह किस तरह की सभ्यता थी? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। किस तरह की सभ्यता थी? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और देखिए आर्य जो आए थे, क्या आर्य जो आए थे पूरे भारत में इन्होंने जो है आर्यकरण किया था, और वैदिक काल की जो स्थापना किए थे या वैदिक सभ्यता का जो स्थापना किया था, इसका जो प्रभाव था क्या पूरे भारत में था? यह नहीं, यह पूरे भारत में नहीं था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत के किस एरिया में जो है वैदिक सभ्यता का जो है आर्यों ने, देखिए आर्य का अर्थ या जो होता है वह क्या होता है, तो आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। वह किस सेंस में कि इन लोगों की जो भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी, और वे स्वयं को जो है भारतीयों की अपेक्षा, वह अदर की अपेक्षा जो है ये अपने को श्रेष्ठ मानते थे। किस आधार पर? भारतीय भाषा के आधार पर। और इन लोगों ने जब भारत में आए थे तो दो जो थे मुख्य ऋषि थे, आर्यों में से ही दो मुख्य ऋषि थे, एक था आपका अगस्त ऋषि, दूसरा हुआ गौतम राहुगढ़। तो इन्होंने ही जो है उत्तर भारत में जो है गौतम राहुगढ़ ने आर्यकरण करना प्रारंभ किए, और दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि ने। चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए दक्षिण भारत में जो आर्यकरण कर रहे थे वह अगस्त ऋषि, उत्तर भारत में गौतम राहुगढ़। इन्होंने ही जो है क्या किए थे, आर्यकरण कर रहे थे या वैदिक सभ्यता की क्या कर रहे थे, ये लोग इसकी स्थापना कर रहे थे। तो ये आए थे कहाँ से? मध्य एशिया से। मान लेते हैं कि यह मध्य एशिया है आपका, यहाँ अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान आ जाता है। तो पाकिस्तान उसमें अखंड भारत था, तो इधर आपका पाकिस्तान हो गया, उसके बाद अफगानिस्तान, इधर आपका हो गया सेंट्रल एशिया वाला पार्ट। तो इधर से क्या किए थे, एंट्री किए थे आर्य। आर्यकरण करते करते यह जो है इधर आपका हो गया, उसमें ये भी था भारत में, तो इधर आर्यकरण किए, उसके बाद इस एरिया वाले में आर्यकरण किए। और यह माना जाता है कि आर्यकरण करते करते जो है
गौतम राहगढ़ कहाँ तक आए थे? गंडक नदी तक आए थे, जो बिहार के सबसे पश्चिमी छोर में जो आपका गंडक नदी पड़ती है, जो चंपारण में एंट्री करती है बिहार में। तो वैसे हम लोग वहाँ पे बिहार के ज्योग्राफी में नहीं एंट्री करेंगे, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो गंडक नदी तक जो है क्या किए थे? आर्यों ने आर्यीकरण किए थे। उसी तरह से अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण भारत में आर्यीकरण किए थे और वैदिक सभ्यता की स्थापना किए थे। और देखिए वैदिक काल में जो है, वैदिक काल में किसकी मान्यता थी? तो वैदिक काल में जो है गाय की बहुत ही मान्यता थी। किसकी? गाय हो गया, घोड़ा आदि की जो थी वह बहुत ही मान्यता थी आपके वैदिक काल में, वह किसके? वैदिक सभ्यता में। देखिए हम लोग इसके बारे में और डिटेल एनालिसिस से पढ़ेंगे जब हम लोग वैदिक काल को 2 वर्गों में डिवाइड करेंगे और उसके बाद आगे जो है उसके राजनीतिक, आर्थिक, उसके बाद धार्मिक हो गया, तो उसके बारे में जो वहाँ पर अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ये रहा कुछ विशेषताएं वैदिक काल से संबंधित कि वैदिक काल का जो आर्यीकरण क्या था, तो आर्य कहाँ से आए थे, किस तरह की सभ्यता थी, यहाँ पे कौन कौन से पशु जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो ये हो गया वैदिक काल से संबंधित। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके जो 2 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है वैदिक काल को, एक आपका पूर्व वैदिक काल, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल को। तो उसको चलिए देखते हैं। तो चलिए बढ़ा जाए। अब वैदिक काल को हम लोग चलिए 2 वर्गों में देखते हैं इसको कि आखिर इसको विभाजित जो किया गया है पूर्व वैदिक काल, और इसको हम लोग ऋग्वैदिक काल से भी नाम से भी जानते हैं, ऋग्वैदिक। और देखिए वैदिक काल इसका नाम क्यों पड़ा, और भी कुछ दूसरा चीज तो पढ़ सकता था। इसका नाम वैदिक काल इसीलिए पड़ा क्योंकि वेदों का जो संकलन किया गया था वह इसी काल में किया गया था। वेद हो गया, उसका वेदांत हो गया, उपनिषद, उत्तर वैदिक काल के अंत में जो है उपनिषद हो गया, इन सारी चीज़ों का जो है संकलन या रचना जो किया गया वो कब किया गया था? वैदिक काल में ही किया गया था। इसी कारण से जो है वैदिक काल ही इसका नाम पड़ा। तो ये हो गया आपके पूर्व वैदिक काल, जिसको हम लोग ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और इसका नाम ऋग्वैदिक क्यों पड़ा? क्योंकि इस समय जो है ऋग्वैदिक काल की क्या हुई थी, ऋग्वेद का संकलन हुआ था। जो 4 वेद है, 4 वेद में से जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का जो संकलन हुआ था वह आपके कहाँ पे? पूर्व वैदिक काल में। दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। तो इसको किस आधार पर डिवाइड किया गया है? तो इसको जो है 1500 BC से लेकर के आपके 1000 BC तक को पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के नाम से हम लोग जानते हैं। और आपके जो है 1000 BC से लेकर के कहाँ तक? 600 BC तक, इसको हम लोग किस काल के नाम से जानते हैं? उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की क्या आखिर इसकी विशेषताएं थे, चाहे वो आपका राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो। तो चलिए देखते हैं राजनीतिक रूप से, उसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक रूप से, उसके बाद देखेंगे हम लोग धार्मिक रूप से, उसके बाद आपका हो गया आर्थिक रूप से। इसी तरह से हम लोग जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। देखिए राजनीतिक रूप से यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है पूर्व वैदिक काल जो था यह किस तरह का सभ्यता था? पूर्व वैदिक काल में जो वैदिक सभ्यता का जो स्थापना हुई थी आर्यों ने जो किए थे, तो किस तरह की थी? तो ये एक पितृसत्तात्मक थी। किस तरह का था? पितृसत्तात्मक था। यहाँ पे महिलाओं को उतना जो है सम्मिलित नहीं किया जाता था, या किस तरह की जो सत्तात्मक थी, पितृसत्तात्मक थी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वैदिक काल जो है या वैदिक सभ्यता जो थी वह पितृसत्तात्मक थी या मातृसत्तात्मक थी। वैसे हर लाइन में जो है आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक, तो देखिए यहाँ पर किस तरह की सत्तात्मक थी? पितृसत्तात्मक, यह पितृसत्तात्मक थी। और देखिए राजनीतिक रूप से यदि हम लोग बात करें तो पूर्व वैदिक काल में या वैदिक काल में जो है लोग जो रहते थे वह किस आधार पर रहते थे? क्या कोई राज्य बना हुआ था? पूरे राज्य में जितने भी लोग रहते थे उन सारे लोगों का एक राजा हुआ करता था, वे राजा सारे प्रजा को देखते थे? नहीं, इस तरह से नहीं रहते थे। वे लोग क्या करते थे कि जहाँ तक भी आर्यीकरण उन लोगों ने किया, जहाँ तक उन्होंने स्थापना किए थे किसके? वैदिक काल का। देखिए ये नहीं था कि इधर से जो आर्यीकरण करते आए इधर से डायरेक्ट जो है गंडक तक किए, नहीं।
ये धीरे धीरे करते गए ऋग्वैदिक काल तक, मान लीजिए यहाँ तक था, तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये गंडक नदी तक जो है आर्यीकरण कर चुके थे। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा जो है आपको रिसोर्स के में जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये पितृसत्तात्मक थी। और यहाँ पर जो है क्या हुआ करता था कि महिलाओं को जो है उतना जो है स्थान नहीं मिलता था, लेकिन कुछ कुछ रिसोर्स के आधार पर यह देखा गया है कि इसके भी जो भी सभा वगैरह होते थे उसमें जो थी महिलाएं भी क्या होती थी, शामिल होती थी। तो किस किस तरह की आखिर सभा होती थी, तो देखिए तीन चार तरह की मुख्य सभाएं होती थी। और वह सभा क्या करते थे, तो देखिए लोग जो वहाँ पे रहते थे कबीला बना बना के रहते थे, और एक दूसरे की उसी कबीला में से कोई एक जो मेंबर होता था जो कि सबका एक तरह से सब पर शासन करता था, तो उसको क्या कहा गया, राजन। जो कि कबीला में ही कोई एक व्यक्ति होता था और इस राजन को जो है चुना जाता था। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपने से हो गया, नहीं, जो भी कबीला होते थे तो कबीला में से कोई कबीला के व्यक्ति जो है मिल करके उसको क्या करते थे, चुनते थे, और वही व्यक्ति राजन कहलाते थे। और यही राजन कबीला के अंतर्गत जो भी कार्य हो गया या कोई भी राजनीतिक फैसला लेना है या समाज के लिए कुछ करना है तो उसके संबंधित कोई भी फैसले लेने हैं तो राजन करते थे। और केवल राजन नहीं करते थे बल्कि मीटिंग बैठती थी, पंचायत बैठती थी। तो पंचायत भी किस तरह की, तो पंचायत में आपका विदत हो गया, उसके बाद सभा है, समिति है, जन है, इस तरह से अलग अलग जो है पंचायतें बैठती थी। उनमें से सबसे पुराना जो था वो आपका विदत था। विदत जो था वो ऋग्वैदिक काल में ही जो है सबसे पुराना, यदि बात करें कि सबसे पुराना पंचायतें या मीटिंग जो होती थी वह कौन सी होती थी, तो वह विदत आपका होता था। कौन सा, विदत। और आपका सभा, समिति, उसके बाद जन हो गया। कबीलों का ही जो है कबीलों में ही जो राजन होते थे और कबीलों के व्यक्ति ही जो है क्या करते थे, विदत, सभा, समिति और जन में वे लोग पार्टिसिपेट करते थे, शामिल होते थे। और इसके बाद जो है जो भी चीज़ें, जो भी निर्णय लेने होते थे उसी मीटिंग या उसी पंचायत में लिया जाता है। आज भी हम लोग जो है गाँव में वगैरह हम देखते हैं पंचायत वगैरह लगती है। आम सभा जो है यह देखे तो किस तरह का उस समय के विदत के समान, सभा के समान देखने को मिलता है आज के आम सभा। ओके, तो सबसे पुराना आपका विदत हो गया। उसके बाद विदत जो जब पुराना हो गया तो इसका जगह सभा, समिति, जन ने ले लिया। तो सभा में क्या होते थे, तो सभा में जो है जो व्यक्ति प्रतिष्ठित होते थे, तो प्रतिष्ठित लोगों का एक समूह होता था और उन लोगों का समूह को हम लोग जो है सभा कहते हैं, क्योंकि सभा में वे सारे लोग ही होते थे, कोई आमजन वगैरह नहीं होता था, प्रतिष्ठित लोग ही वहाँ पे सम्मिलित होते थे। आज की बात करें जैसे मंत्रिमंडल हो गया, मंत्री परिषद हो गया, उसके चाहे सेंट्रल लेवल पर हो गया, चाहे आपके जो है के स्टेट लेवल पर बात करें तो कोई आम व्यक्ति थोड़ी नहीं जाकर के बैठता है। तो मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल में तो कोई खास व्यक्ति ही होते हैं। तो उसी तरह से बात करें तो उस समय होता था एक कबीला के अकॉर्डिंग। अभी पूरे देश में देखें उस समय उस समय कबीला और आज के देश में कंपेयर करें तो उस समय की सभा आज की मंत्री परिषद से तुलना कर सकते हैं। चलिए समिति की बात करते हैं। समिति में जो पंचायत होती थी या पंचायतों का एक रूप जो समिति है, तो इसमें जो है लोग क्या करते थे, तो इसमें जो लोग सारे आमजन शामिल हो जाते थे। जैसे कि आम सभा में क्या होती हैं, पंचायतें लगती है या आम सभा होती है। गांव में तो क्या होता है कि जो जैसे आपका हो गया सरपंच, मुखिया, उसके बाद वार्ड सदस्य वगैरह, ये सारे तो होते ही हैं। इसके अलावा गांव के जो भी आम लोग होते हैं तो वे लोग भी क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। उसके बाद पंचायतें होती है। आखिर राय मशवरा जो करती हैं वे तो आपके जो मुखिया वगैरह होते हैं वे लोग ही करते हैं, परंतु सारे लोग तो वहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो उसी तरह से जो है समिति में सारे लोग जो थे कबीला के वहाँ पे क्या होते थे, सम्मिलित होते थे। और जन में क्या होता था, ये भी एक तरह से पंचायतों का एक रूप है। जन में क्या होता था, मान लीजिए कि एक कबीला है, कोई दूसरे कबीले से किसी युद्ध लड़ करके या किसी तरह से जो यदि कोई भी धन, मान लीजिए कोई युद्ध लड़ करके वहाँ से कोई धन अर्जित किए, तो उस धन का बंटवारा उस कबीले में जो कबीले जीत करके आए हैं, तो उन धन का बंटवारा उस कबीले में किस तरह से किया जाए, तो इसका निर्णय कौन करते थे, तो वह जन करते थे।
तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और देखिए वैदिक काल का जो एक क्रम था राजनीतिक रूप से वह किस आधार पे था, तो इस आधार पे था। पहले क्या होता था, वंश या परिवार, कहीं परिवार से आगे बढ़ता था तो वह कबीला होता था। कबीला जब यह उत्तर वैदिक काल में गया, वैसे हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, तो उसके बाद यह जन कहलाया, इसे थोड़ा बड़ा हुआ, या इसी का दूसरा रूप कहें तो जन। उसके बाद जनपद, उसके बाद आ जाता है आपका महाजनपद। तो इसी का बड़ा रूप आते गया, नाम चेंज होते गया। इस आधार पर जो है वैदिक काल का क्या था, राजनीतिक स्वरूप था। तो ये हो गया आपके राजनीतिक स्वरूप या राजनीतिक रूप की बातें। अब चलिए बात करते हैं हम लोग किसकी बातें करेंगे, सामाजिक स्वरूप या सामाजिक रूप जो था उस समय की कैसी थी। आप लोग इन सारे को नोट करेंगे, क्योंकि देखिए मैं इससे पहले जो भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराती थी, मैं बोलती थी कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए स्क्रीनशॉट लेने से क्या हो जाता है कि वो आपके मोबाइल में धरे के धरे रह जाएंगे, आप उसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। इसी कारण से मैं जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाती हूँ, आप लोग सारे को पेन डाउन करें, उसके बाद रिविज़न करें। उसके बाद आपके पास कोई बुक अवेलेबल है तो बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मैं इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को बताती हूँ कि बुक का वहाँ पे बहुत ही कम आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे ही इस टॉपिक को देखें तो आप लोग जो यह प्रयास करें कि जो इस टॉपिक से संबंधित जो आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है या इस टॉपिक संबंधित आपके पास जो भी बुक है वहाँ से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। और रिविजन करने के लिए आप लोगों के पास यदि कोई बुक है एंशियंट हिस्ट्री संबंधित तो कोई बात नहीं, यदि नहीं है तो आप लोग जरूर जो है इसको नोट डाउन करें। तो सामाजिक स्वरूप से हम लोग यदि बात करें तो सामाजिक स्वरूप में क्या क्या है, तो देखिए ऋग्वैदिक काल में जो है समाज जो बटा हुआ था वह 4 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। तो कौन कौन से 4 वर्ग में थे, तो आपका ब्राह्मण हो गया, उसके बाद क्षत्रिय हो गया, उसके बाद आपका वैश्य हो गया, उसके बाद आपका शूद्र हो गया। तो ये 4 आधार पर बटे हुए थे, लेकिन ये लोग जो है ये जन्म के आधार पे नहीं बल्कि कर्म के आधार पर। किस आधार पर, कर्म के आधार पर। मैं यहाँ पे सामाजिक की बातें कर रही हूँ, राजनीतिक की बातें तो मैं पहले कर चुकी हूँ। तो कर्म के आधार पर जो है उसमें बांटे गए थे। देखिए ये 1 2 3 4 ये चारों जो है 4 आधार पर जो समाज को अभी भी देखेंगे तो 4 आधार पर समाजों को बांटा गया है। यही 4 आधार जो है अभी भी है। तो इसका जो शुरुआत हुआ था वह वैदिक काल से ही हुआ था, लेकिन वैदिक काल में यह जन्म के आधार पर नहीं हुआ था बल्कि कर्म के आधार पर हुआ था। लेकिन यही जो है बाद में उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हो गया, यह जन्म के आधार में परिवर्तित हो गया। तो उस समय जो है ब्राह्मण कौन कहलाते थे कि एक ही परिवार में जो ये चारों देखने को मिलते थे। एक ही परिवार में जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं वह ब्राह्मण की श्रेणी में आते थे। जो व्यक्ति लोगों की रक्षा करते थे तो वह जो है किसके अंतर्गत आ जाते थे, क्षत्रिय के अंतर्गत आ जाते थे। जो व्यक्ति कृषक होते थे, बिजनेस वगैरह होते थे, बिजनेस मैन होते थे, वह वैश्य के अंतर्गत आ जाते थे। जो व्यक्ति सेवा करते थे तो वह किसके अंतर्गत आ जाते थे, वह शूद्र के अंतर्गत आ जाते थे। मान लीजिए एक ही परिवार में 4 व्यक्ति हैं, उनमें से एक हो गया बहुत ही, मान लीजिए कि बहुत ही बड़े प्रोफेसर हो गए। दूसरे को मान लेते हैं, दूसरा कौन हो गया, डॉक्टर। तीसरा को मान लेते हैं बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन, या उसके पास जमीन है तो बहुत ही बड़ा जमींदार। चौथे को मान लेते हैं सेवा करने वाला गृहिणी। तो देखिए जो प्रोफेसर है, जो ज्ञान बांट रहे हैं, वह जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वह आपके ब्राह्मण के अंतर्गत आ जाएंगे। जो डॉक्टर होंगे वह लोगों की सेवा करेंगे, वह किसके अंतर्गत आ जाएंगे, क्षत्रिय के अंतर्गत। जो बिजनेसमैन या जमींदार कृषक होंगे वह किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वैश्य के अंतर्गत। जो गृहिणी
जैसे कि मेरी माँ गृहिणी है, तो मेरी माँ जो है सबके लिए खाना बनाती है, सबके लिए ये करती है, साफ ये क्या कहते हैं, सेवा करती है सबकी, जैसे कि जितने भी फैमिली होते हैं उसके लिए, सबके लिए खाना देना, कपड़ा धोना, 9 जितने भी कार्य होते हैं वो करती है। तो किसी भी किसी की भी माँ यदि गृहिणी है, वह सारे कार्य करती है, सेवा करती है, तो वह जो है किसके अंतर्गत आ जाते थे उस समय, वह शूद्र के अंतर्गत आ जाते थे। तो उस समय इस दृष्टिकोण से कोई उच्च नीच की कोई भावना नहीं थी कि वह जो है प्रोफेसर है तो वह उच्च कोटि आ गए, डॉक्टर है तो निम्न कोटि के, उससे नीचे कोटि, जमींदार है तो फिर उससे नीचे कोटि, उससे नीचे गृहिणी जो है वह नीचे की कोटि। इस तरह की कोई भी किसी भी तरह की कोई भावना थी ही नहीं, उस नीच की कोई बात ही नहीं थी। जिस तरह आज आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि ब्राह्मण है तो कोई शूद्र से या क्षत्रिय है, तो इस तरह के जो आज देखने को मिलता है वह उस समय नहीं थी। किस समय? ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। लेकिन इसी काल में आगे चल करके जो ये स्वरूप जो है चेंज हो गया, वह जन्म के आधार पर बदल गया। बात करते हैं धार्मिक आधार पर। धार्मिक आधार पर जो है बात करें, मैं को इरेज करती हूँ। चलिए, धार्मिक आधार पर यदि हम लोग बात करें तो धार्मिक आधार पर क्या क्या हुआ था, किस देवी देवता को वे लोग मानते थे, तो वे लोग जो है गाय को बहुत ही ज़्यादा मानते थे। इसमें देखा गया कि जो लोग जिसके पास अधिक गाय है वह जो है बहुत ही अमीर व्यक्ति माने जाते थे, और गाय की पूजा हो गया, उसके बाद घोड़ा हो गए, यहाँ के प्रिय पशु थे। उसका धार्मिक रूप से बात करें, ये लोग इंद्र देवता को बहुत मानते थे। किस देवता को? इंद्र देवता। इंद्र को जो है युद्ध की देवता मानते थे ये लोग। और वैसे भी देखिए, वैदिक काल जो था यह किसका एक तरह से मिश्रण था। यहाँ पे आप लोग यदि गौर करें तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि वैदिक काल जो थी यह एक बौद्धिक ज्ञान और दूसरा धार्मिक ज्ञान, इन दोनों का क्या था? सम्मिश्रण था। क्या? वैदिक काल। तो धार्मिक, यहाँ पे ऋग्वैदिक काल से संबंधित यदि धार्मिक बात करें कि धार्मिक इसका क्या क्या मान्यताएं थी, तो इंद्र को युद्ध की देवता मानते थे, और वरुण को जो है वायु की देवता मानते थे, मारुत को तूफान की देवता मानते थे, सोम को जंगल या पेड़ पौधों की देवता मानते थे। तो ये सारे को जो है अलग अलग मान्यताएं थी, अलग अलग यहाँ पे जो है अलग अलग, जैसे वायु के लिए वरुण देवता हो गया, युद्ध के लिए इंद्र देवता, तूफान के लिए मारुत देवता, जंगल के लिए सोम देवता। अलग अलग यहाँ पे जो थे अलग अलग देवताओं की अलग अलग मान्यता थी। ये हो गया धार्मिक संबंधित। आर्थिक की बात करें तो देखिए, वैदिक काल जो था, वैदिक काल में जो है वैदिक काल में आपका ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में आर्थिक का जो मुख्य स्रोत था वो आपका पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। उसके बाद आपका कृषि, दूसरा स्थान कृषि का आ जाता था, क्योंकि वहाँ पर जो लोग होते थे अस्थायी उतना नहीं होते थे, और ये लोग जो हैं पशुपालन ही अधिक करते थे। क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर जो है लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा गाय पालते थे, और जो ज़्यादा गाय पालते थे वो क्या कहलाते थे? वह ज़्यादा अमीर व्यक्ति कहलाते थे। गाय की बहुत ही महत्ता थी। तो पशुपालन जो था यह ऋग्वैदिक काल की आर्थिक का मुख्य स्रोत था। दूसरे स्थान पर कृषि। कृषि में किस किस चीज़ की जो है खेती यहाँ पे जो है देखने को मिली है, तो यहाँ पे यव हो गया, व्रीहि। तो ये तो समझ में नहीं आ रही होगी कि क्या वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दी हूँ। तो यव का मतलब हो गया आपका जौ, चावल, उसके बाद गेहूँ, ये सारे की खेती जो है देखने को मिली थी। थोड़ा बहुत इतना खेती हो जाता था कि जिससे कि वे लोग व्यापार नहीं कर पाते थे, बल्कि इतना हो जाता था जिससे कि पेट चल जाता था, मतलब अपने खाने योग्य जो है वे लोग कृषि उत्पादित कर लेते थे। उसके बाद देखिए तो उद्योग में लोग क्या करते थे, जैसे कि महिलाएं जो होती थी वह नक्काशी वगैरह हो गया। उसके बाद आपका नक्काशी किसका, जैसे उसमें जो है चित्रित धूसर मृदभान देखने को मिला है। तो चित्रित धूसर मृदभान का तात्पर्य यह हो गया कि चित्रित किया हुआ, चित्रित धूसर जो है यहाँ पे मृदभान क्या हुआ है देखने को मिला है।
इस तरह से जो है चित्रित किया हुआ धूसर मृदभान यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस तरह का जैसे नक्काशी वगैरह करना, उसके बाद बुनाई कढ़ाई कार्य, उसके बाद जो पुरुष लोग होते थे वो लोग बढ़ई का कार्य, शिल्पकार, इस तरह से थोड़ा बहुत जो है करते थे उद्योग धंधा के रूप में। तो इस तरह से हो गया राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से ऋग वैदिक काल की विशेषताएं। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल के बारे में देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वैसे मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताती हूँ, तो मेरी तरफ से ये पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो चलिए अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल को। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। इसका कार्यकाल कब से लेकर के कब तक? 1000 BC से लेकर के आपका 600 BC तक। देखिए उत्तर वैदिक काल में जो है क्या हुआ, ऋग वैदिक काल से इसमें क्या बदलाव हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? लोहा की खोज। इसका प्रमाण जो है आपको हस्तिनापुर, आलमगीर और अतिरंजी खेरी, इन सारे से जो प्रमाण मिले हैं कि इन जगहों से जो है उत्तर वैदिक काल में किसकी खोज हुई थी? लोहा की खोज हुई थी। जब लोहा की खोज हुई थी तो अलग अलग प्रकार के हथियार बनाए गए। धीरे धीरे लोग जो है इस एरिया में जहाँ पे लोहा का आविष्कार हुआ था, जहाँ पे लोहा की खोज भी थी, वहाँ पे लोग जो है पलायन करने लगे। इससे क्या हो गया कि जो कबीला होता था वह कबीला अब किस रूप में, वह जनपद के रूप में क्या हो गए, वह परिवर्तित हो गए। कबीला से एक कबीला, 2 कबीला, 4 कबीला, 5 कबीला, जब सारे कबीले एक जगह आएंगे तो क्या होगा कि उसका जो आकार है वह वहाँ पे जनसंख्या क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो वह जो ज़्यादा जनसंख्या वाली जो है जगह क्या कहलाई? जनपद कहलाई। तो यह परिवर्तित होने लगे अब किस रूप में? जनपद के रूप में। और यहाँ पे लोहा का जब आविष्कार हुआ तो डेवलपमेंट भी ज़्यादा हुआ। उसके बाद जो है उद्योग धंधे वगैरह भी ज़्यादा हुए। अब जो है क्या हो गया कि जब लोहा का आविष्कार हुआ तो लोहा का आविष्कार होने के कारण क्या हो गया कि अब पशुपालन कम होने लगा। लोग जो है पेड़ पौधे काट करके सफाई करते थे, वहाँ पे खेती का कार्य करते थे। तो देखिए पशुपालन तो अब जहाँ पहले स्थान पे था ऋग वैदिक काल में आर्थिक मुख्य स्रोत, वहीं उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रथम स्रोत हो गया, दूसरे स्रोत चल गया आपका कौन सा? वह पशुपालन चल गया आपका दूसरा स्रोत के रूप में। तो इस तरह से हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह इसमें बदलाव होने लगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं राजनीतिक रूप से। देखिए राजनीतिक रूप में क्या हो गया कि अब जनपद होने लगे। तो इसमें जो जनपद के जो भी व्यक्ति जनपद के द्वारा जनपद के प्रतिनिधि होते थे वह क्या कहलाए जाने लगे? अब राजा कहलाए जाने लगे। और राजनीतिक रूप में जो विदत सभा व समिति होते थे, विदत सभा समिति जन जो होते थे, अब राजा के क्या हो गए? यह जनपद के सारे व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं होते थे समिति वगैरह में। अब इस तरह की जो सामुदायिक जो पहले जो ऋग्वैदिक काल में सारे क्या होते थे? एक तरह से सामुदायिक होते थे, वहाँ पे लगभग लोग पार्टिसिपेट करते थे, सम्मिलित होते थे। लेकिन क्या हो गया कि जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित हो करके यहाँ पे राजा के सहयोग देने के लिए ये सारे समिति जो है इसके सहयोग करने लगे, बजाय कि एक सामूहिक समिति के रूप में। तो इस तरह से जनपद के रूप में परिवर्तित हो गया। सभा समिति भी राजा के सहयोग करने लगे। और इस समय क्या हो गया कि राजा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए या जब भी ये लोग शपथ ग्रहण करते थे इस समय, और शपथ ग्रहण क्या कहें, जब इन लोगों का राज्याभिषेक होता था उस समय, उसके बाद जो है अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए अलग अलग यज्ञों का भी क्या चला, एक तरह से चलन चला। ऋग्वैदिक काल में भी यज्ञ होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह हो गया कि जो लोग ज़्यादा जो है यज्ञ करेंगे वह श्रेष्ठ माने जाते थे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी, ये राजनीतिक स्वरूप हो गया आपका। अब सामाजिक स्वरूप की बात करते हैं। देखिए जहाँ पे समाज को 4 वर्णों में जो बांटा गया था, आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र, वह जहाँ पे ऋग्वैदिक काल में वह कर्म के आधार पर बांटा गया था, वही अब क्या हो गया उत्तर वैदिक काल में
यहाँ पे जो है वह जन्म के आधार पर हो गया। किस आधार पर? जन्म के आधार पर हो गया। और यहाँ पे पशु बलि वगैरह दिए जाते थे। उसके बाद कर्मकांड पर जो है बहुत ही ज़्यादा फोकस दिया जाता था। इस तरह से कह सकते हैं कि जब जन्म के आधार पर समाज जब परिवर्तित जब हो जाएंगे, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र, ये जब आपके जन्म के आधार पर जब बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इन सभी के बीच एक द्वंद्वता जो है वो बढ़ जाएगी, द्वंद्वता की भावना आ जाएगी। यह भावना जो है आपके ऋग्वैदिक काल में नहीं देखने को मिलती थी, क्योंकि एक ही परिवार के व्यक्ति में ये सारे को अलग अलग वर्णों में विभाजित कर दिए जाते थे। परंतु क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में जो है सामाजिक स्वरूप को यह कोई एक परिवार में नहीं देखने को मिलता था, बल्कि आपके जो है समाज में जो है जो ब्राह्मण के जो बच्चे हुए वह फिर जो है क्या ब्राह्मण ही कहलाए, चाहे वह कितना भी घिनौना कार्य करे, चाहे वह मतलब कितना भी गिरावर करे, या कोई मतलब मान लीजिए 4 वर्गों में विभाजित था। कोई ब्राह्मण का बेटा यदि सेवा का भाव अच्छा ही वर्ग, मतलब सेवा करना तो कोई बुरी बात नहीं है, सेवा करना तो अच्छी बात है, तो सेवा कर रहे हैं तो वह शूद्र नहीं कहलाते थे, बल्कि क्या कहलाते थे? वह ब्राह्मण ही कहलाते थे, चाहे वह किसी भी स्वरूप में हो। तो इस तरह से जन्म के आधार पर देखा गया। आगे हम लोग बात करते हैं किसकी? आर्थिक स्वरूप में क्या हो गया कि टैक्स लगाया जाता था। देखिए, एक आर्थिक स्वरूप में मैं जब आप लोगों को ऋग्वैदिक काल बता रही थी वहाँ पे मैं नहीं बताई थी कि टैक्स भी वहाँ पे लिया जाता था, लेकिन टैक्स जो था उस समय जो लिया जाता था, टैक्स को बलि कहा जाता था। क्या? बलि कहा जाता था। और वह जो बलि जो होता था या टैक्स जो होता था वह किसी व्यक्ति को जबरन नहीं कि भाई दे दो, जबरदस्ती नहीं भी है तो भी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। वह स्वेच्छा से होता, जिसके पास है तो भाई दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि है मतलब एक फिक्स कर गया कि आपको देना ही पड़ेगा। तो ये हो गया टैक्स का। और आर्थिक में आपका जो है प्रथम स्थान कृषि का आ गया, क्योंकि लोहे वगैरह का आविष्कार हो गए थे, तो इस कारण से। और दूसरा स्थान आपका पशुपालन का आ गया था। आगे हम लोग बात करते हैं धार्मिक यदि बात करें तो यहाँ पर भी देखिए, इंद्र को तो मानते थे युद्ध की देवता, उसके बाद वरुण को वायु के देवता मानते थे, उसके बाद आपका मारुत को जो है तूफान के देवता मानते थे, उसके बाद आपका जो है सोम को जो है जंगल के देवता या पेय के देवता मानते थे। इस तरह से और भी अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे। लेकिन इसी के साथ साथ जो है जहाँ पे इंद्र की देवता जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे, उसको मतलब मान्यता सर्वाधिक मान्यता मिली थी ऋग्वैदिक काल में। वहीं यदि हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखें तो यहाँ पे पर जो है किसको ज़्यादा मान्यता मिली है, तो एक देवता होते थे वह प्रजापति को मान्यता मिली थी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और आए भी हैं कि जहाँ आपको ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में जो है सबसे प्रसिद्ध देवता या जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त देवता जो जहाँ पे इंद्र होते थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में कौन सी देवताएं हैं? तो आपका हो जाएगा प्रजापति। तो यहाँ इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और धार्मिक में ये हो गया कि अलग अलग तरह से यज्ञ कराए जाने लगे। और इससे पहले जो है ऋग्वैदिक काल में भी यज्ञ कराए जाते थे। वैसे हम लोग उत्तर वैदिक काल को देख लेते हैं। उसके बाद जो है जो होल रूप से जो कि आपको ऋग्वैदिक काल में भी और उत्तर वैदिक काल में भी जो देखने को मिलेंगे, इससे आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये रहा धार्मिक से संबंधित इस तरह से। तो इस तरह से यदि हम लोग देखें तो उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल में जो है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, चाहे वो आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, यही सारे क्या हुए थे? बदलाव हुए थे। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखे? वैदिक काल का कार्यकाल क्या रहा, वैदिक काल की क्या विशेषताएं थी, कहाँ किस तरह की यहाँ
किस तरह की ये सभ्यता थी, ग्रामीण थी कि नगरीय थी, इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया तो किस आधार पे किया गया, उत्तर वैदिक काल में क्या भिन्नताएं हैं, इसका क्या स्वरूप में जो है राजनीतिक स्वरूप, सामाजिक स्वरूप, आर्थिक स्वरूप, धार्मिक स्वरूप में क्या क्या चेंजेस आए, लोहा की खोज कब हुई। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोगों ने देखें। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आप लोग इस फैमिली में नए सदस्य हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।